हेलो बच्चे पार्टी, चलो आगे पढ़ते हैं। टुडेज टॉपिक इज करंट डेंसिटी एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखो। जो करंट डेंसिटी है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारा फिनोमेना है, एक इम्पोर्टेंट हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें जो हमारा हायर लेवल का जो फिजिक्स होगा वहाँ पे भी करंट को तो बैक सीट पे बिठा देंगे। जो हमारा करंट होगा उसको कहाँ बिठा देंगे, चल भाई तेरा काम करना है, उसको पीछे बैक सीट पे बिठा देंगे, फ्रंट सीट पे आ जाएगी फिर करंट डेंसिटी हायर फिजिक्स में। ठीक है, तो वहाँ करंट डेंसिटी का फिर ज़्यादा यूज होगा, वो मेन हमारा फिनोमेना बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें वो एक वेक्टर फॉर्म में भी होगा और अलग वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा। करंट तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा किसी कंडक्टर में, लेकिन करंट डेंसिटी जी होगी वो डिफरेंट पॉइंट पे वो डिफरेंट हो सकती है, वो वेक्टर फॉर्म में भी हो सकती है। तो आगे जाके हायर फिजिक्स में करंट से ज़्यादा करंट डेंसिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी होती है, तो वहाँ पे हम लेते हैं जैसे मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम हम लेते हैं मास डेंसिटी। एक हमारी हमने कैपेसिटर में ली थी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में हम कितनी उसकी एनर्जी होगी उसको एनर्जी डेंसिटी बोल देंगे। तो कभी कभी ये दिमाग में आ जाता है करंट डेंसिटी। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में जितना करंट होगा उसको करंट डेंसिटी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने ये पीछे पढ़ा होगा पॉपुलेशन डेंसिटी, एक ये वर्ड आया होगा पॉपुलेशन डेंसिटी। हम फाइंड करते हैं, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, पर यूनिट एरिया या पर स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर में हम पॉपुलेशन, जैसे ये सपोज करो ये सिटी है हमारा, ये एक सिटी है हमारा सहारनपुर है ये। ठीक है, इसका टोटल जो एरिया है, मान लो टोटल एरिया सपोज करो इसका कुछ भी सपोज कर लो 1000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, और टोटल इसमें जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है सपोज करो 20 लाख 45। ठीक है, तो इतने एरिया में, तो इतना एरिया है ये पूरा हमारा, ठीक है, उसमें इतनी पॉपुलेशन है। अगर इसकी पॉपुलेशन की पूछी जाए कि हमारे सहारनपुर का जो एरिया है ये इतना है और उसमें टोटल पॉपुलेशन इतनी है, नंबर ऑफ पीपल है, तो बताओ सहारनपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ पीपल अपॉन एरिया। तो एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे 1000 10,000, तो ये 4 ये 4, तो ये हम इसको बोल सकते हैं 200 पीपल पर यूनिट किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 200 पीपल उसमें सिचुएटेड हैं, वो रहते हैं। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कहीं किसी किसी सिचुएशन में पर यूनिट एरिया को भी हम डेंसिटी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी जो करंट डेंसिटी होगी, ठीक है, वो अपने माइंड में से ये बात निकाल देना कि वो डेंसिटी है वो पर यूनिट वॉल्यूम होगी, वो पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होगी, वो पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में जितना करंट होगा उसको हम करंट डेंसिटी बोल देंगे। बस ये सिंपल सी बात है। करंट डेंसिटी जो होगी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी at any point inside the conductor is defined as the current flowing perpendicular to the unit area of cross section, unit area of cross section। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। देखो सपोज करो ये हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो करंट है ये बोले कि 2 एम्पियर इसमें करंट फ्लो है।
तो 2 एम्पियर जो करंट है इसमें टोटल में 2 एम्पियर है, यूनिफॉर्मली वो करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अगर हम कहें कि यहाँ पे हमने ये इतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया इस पॉइंट पे, तो क्या इसमें भी 2 एम्पियर होगा? एक हमने ये एरिया ले लिया ये वाला, क्या इसमें भी 2 एम्पियर होगा? एक हमने ये एरिया ले लिया ये वाला, क्या इसमें भी 2 एम्पियर होगा? एक हमने ये एरिया ले लिया, क्या इसमें भी 2 एम्पियर होगा? ठीक है, तो ये वाला टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें 2 एम्पियर होगा इस वाले, लेकिन इसमें 2 एम्पियर जो करंट है वो साथ, देखो कुछ करंट यहाँ से भी तो जाएगा इधर से, जैसे ये वाला है तो इधर से इधर से इधर से इधर से, तो ये वाला जो करंट है ये इसमें को पास नहीं होगा। इसमें को जितना करंट पास होगा, ठीक है, उस करंट को इस एरिया से अगर डिवाइड कर देंगे तो इस पॉइंट के अराउंड या इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हमें करंट डेंसिटी पता लग जाएगी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जो होगी, वैसे अगर इसमें यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो करंट डेंसिटी, इनमें सब में करंट डेंसिटी तो वैसे यूनिफॉर्म होगी लेकिन करंट डिफरेंट होगा। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए। ठीक है, सपोज करो एक में हमारा है I1/A1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और करंट है इसमें I1, और इसमें I2 है और इसका एरिया है A2, तो I2/A2। देखो I1 I2 दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, A1 A2 दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, बट द रेशियो ऑफ I1/A1 एंड I2/A2 रिमेन्स कांस्टेंट फॉर डायरेक्ट करंट। अगर डीसी करंट है, बैटरी का अगर करंट इसमें फ्लो है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसमें आगे जाके मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारा I1/A1 और I2/A2 इसके लिए डीसी करंट के लिए, यूनिफॉर्म करंट के लिए हर एक पॉइंट पे जो करंट डेंसिटी होगी इसके अंदर, अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो करंट डेंसिटी सेम होगी। ठीक है, लेकिन करंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट एरिया में करंट डिफरेंट क्रॉस होगा उसमें, जैसे एरिया चेंज होगा तो उसमें फ्लो ऑफ करंट भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा J, एक वेक्टर क्वांटिटी है, J वेक्टर इज इक्वल टू I/A वेक्टर। ठीक है, यूनिट हो जाएगी इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। I तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जिधर को डायरेक्शन इसकी होगी परपेंडिकुलर, उधर कोई डायरेक्शन ये सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। तो J इज इक्वल टू I/A। ये कब होगा? अगर ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला, और ये इसमें टोटल में, इसमें पूरे एरिया में जो करंट है, पूरे एरिया में करंट हमारा है I, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी किधर होगा? वो भी इधर हो जाएगा। तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा इस वाले केस में। अगर इसका हम कंपोनेंट कर दे तो A cos 0, तो वो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन यही अगर यहाँ पे ऐसे होगा, सपोज करो ये ऐसे है और यही करंट इसमें को ऐसे फ्लो हो जाता है I, और इसमें जो एरिया वेक्टर है वो हमारा परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर है, ये थीटा एंगल पे है। तो इसका हम अगर कंपोनेंट करते हैं इस डायरेक्शन में तो ये आ जाएगा A cos थीटा। क्या कंपोनेंट आ जाएगा? A cos थीटा आ जाएगा। फिर तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा J वेक्टर इज इक्वल टू I/A cos थीटा। अगर मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड इसका कितना आ जाएगा? J इज इक्वल टू I/A cos थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे इसका ऐसे यूज होगा। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन ये हमारे वेक्टर सम को फॉलो करती है। अगर दो करंट डेंसिटी हैं J1 J2, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस 2 J1 J2 cos थीटा को वो रूल को फॉलो करती है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है हमारी। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से I इज इक्वल टू JA cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो हमारा J वेक्टर और A वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे करंट के इक्वल आ जाएगा, करंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। और दो वेक्टर का अगर जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी, तो करंट यहाँ से हमारा स्केलर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी करंट डेंसिटी है। ठीक है, करंट डेंसिटी जो होती है वो होगा करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में को जितना करंट फ्लो करेगा, आप देखो जैसे ये वाला, ये इस साइज का सामने वाला, ठीक है, इसका एरिया सपोज करो कुछ भी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी है, तो इसमें को जितना करंट जाएगा इसके एरिया से उसको डिवाइड कर देंगे तो इसके अंदर करंट डेंसिटी हो जाएगी। अगर इसको हम ज्यादा वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो ज्यादा करंट जाएगा, करंट डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी।
तो यूनिट एरिया में को जितना करंट फ्लो करेगा ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको हम करंट डेंसिटी बोल देंगे। अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे जाके फिर जो हायर फिजिक्स होगी वहां पे जाके फिर ओम्स लॉ को बैक शीट पे बिठा देंगे, ठीक है, उसको बैक शीट दे देंगे, और जो हमारा वेक्टर फॉर्म होगी ओम्स लॉ उसको फ्रंट शीट पे बिठा देंगे। ये एक हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, लेंथ इसकी हमारी L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है। इसको बैटरी से हमने कनेक्ट किया, 20 वोल्ट की बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव ये 20 वोल्ट है। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर को मूव करेगा, जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन का मोशन हो जाएगा। और करंट की डायरेक्शन हमारी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखो हमें वेक्टर फॉर्म फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। इसमें जब हमने इसको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया और L इसकी लेंथ है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इज इक्वल टू V अपॉन L। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू V अपॉन L। अगर हमें E पता है और L पता है तो V हम फाइंड कर सकते हैं, या V और L पता हो तो E फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो वेक्टर फॉर्म हमें फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दो बातें याद रखनी है। V की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार E की हेल्प से और एक बार रेजिस्टेंस की हेल्प से। क्या ध्यान रखेंगे, अगर हमें ओम्स लॉ को ड्राइव करना है वेक्टर फॉर्म में तो दो बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। V की वैल्यू एक बार तो E से फाइंड करेंगे और एक बार R से, ठीक है। एक होता है V इज इक्वल टू आई आर, देखो दो फॉर्मूले हमारे होंगे, V इज इक्वल टू आई आर और V इज इक्वल टू E इंटू L। ये दो V की वैल्यू होंगी, एक R की हेल्प से फाइंड करेंगे और एक E की हेल्प से फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट करा देंगे V की वैल्यू, तो ओम्स लॉ हमारा ड्राइव हो जाएगा। बस ये बात इसमें समझने वाली और याद रखने वाली है, बाकी इसमें कैलकुलेशन है। ये अपने माइंड में बिठा लो, 2-3 बार रिपीट करो अपने माइंड में कि अगर ओम्स लॉ को ड्राइव करना है हमें वेक्टर फॉर्म में तो V की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, एक बार E की हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से V की वैल्यू फाइंड करेंगे और एक बार रेजिस्टेंस की हेल्प से V की वैल्यू फाइंड करेंगे। उन दोनों को इक्वल रख देंगे तो हमारा ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो ये हमारा आ जाएगा V इज इक्वल टू E इंटू L पोटेंशियल, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। अब V इज इक्वल टू आई आर, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इसमें R की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो L अपॉन A, ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू आई रो L अपॉन A। ये इक्वेशन थर्ड आ जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को इक्वल रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा E L इज इक्वल टू आई रो L अपॉन A। तो L से L कैंसिल हो जाएगा तो E की वैल्यू आ जाएगी I अपॉन A इंटू रो, ठीक है। अब I अपॉन A किसके इक्वल हो जाएगा, J के करंट डेंसिटी के, तो पुटिंग I अपॉन A इज इक्वल टू J पुट कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू J इंटू रो। एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू J इंटू 1 अपॉन सिग्मा और J इज इक्वल टू सिग्मा E। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी ओम्स लॉ की, J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। दिस इक्वेशन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। आगे हायर फिजिक्स में इसी का यूज होगा बार बार, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा देखो यहाँ से हम J की डेफिनेशन भी दे सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम J को डिफाइन कर सकते हैं। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, J इज इक्वल टू E वेक्टर या J वेक्टर E वेक्टर अपॉन रो। तो किसी कंडक्टर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी जो रेजिस्टिविटी की रेशियो होगी वो उसकी करंट डेंसिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है।
inside the conductor at any point the ratio of electric field intensity and resistivity of material is equal to the current density। ठीक है, यहाँ से भी हम दे सकते हैं, यहाँ से हमारी आ जाएगी ये इसके इक्वल आ जाएगी सिग्मा, और ई की जो मल्टीप्लाई होगी कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो न्यूमेरिकली करंट डेंसिटी के इक्वल होगा। तो ये तो सब वैल्यू फिक्स होती है, पहले से पता होती है। ये हम फाइंड कर लेंगे किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मल्टीप्लाई करके करंट डेंसिटी आ जाएगी। या ये वाली है, ये हमें किसी मटेरियल के लिए रो की वैल्यू ऑलरेडी नोन होगी, पहले से पता होगी, उसमें हम ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे किसी पॉइंट पे, तो उन दोनों की जो रेशियो होगी न्यूमेरिकली वो किसके इक्वल हो जाएगी, करंट डेंसिटी के इक्वल हो जाएगी, इसकी वेक्टर फॉर्म में।